हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो कि क्या है हमारा द यूनियन। लास्ट वीडियो में हमने 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक कवर किया था। अब हम लोग कवर करने वाले हैं द यूनियन। द यूनियन में हम लोग देखेंगे द एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी, और हम लोग कैग देखेंगे। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हम लोग द यूनियन में कवर करने वाले हैं पहले तो। ठीक है, अब ये तो हम लोग देख चुके हैं कि चेक्स एंड कि कैसे चेक्स एंड बैलेंस, ये तीनों ऑर्गन जो है हमारे, ये कैसे चेक एंड बैलेंस मेंटेन करते हैं, और सेपरेशन ऑफ पावर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं। एंड वी आर अ डेमोक्रेट्स। ठीक है, डेमोक्रेसी है हमारे कंट्री में, एंड रिपब्लिक भी है। हमारे जो हेड होंगे वो इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कवर करने वाले हैं सबसे पहले द यूनियन में एग्जीक्यूटिव पार्ट को। कौन से पार्ट को? एग्जीक्यूटिव को। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर आता कौन कौन है? सबसे पहले आएंगे द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। ये लोग आते हैं द यूनियन एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, तो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको आर्टिकल भी लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ ये जो है पार्ट 5 द यूनियन, और हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं पहले द एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले क्या देखने वाले हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट, फिर हम लोग देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट, PM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। उसके बाद हम लोग आएंगे पार्लियामेंट के प्रोसीजर्स पे। ठीक है, और जो हम लोग लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट है उसको भी यहीं कवर कर लेंगे प्रेसिडेंट के साथ। ठीक, यूनियन जुडिशरी पे आएंगे और कैग को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं प्रेसिडेंट से। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल्स अब हम लोग पहले देखेंगे सारे जितने प्रेसिडेंट के बारे में, और उसके बाद हम लोग लास्ट में आर्टिकल्स कवर करेंगे सारे। ठीक है, हम लोग सारे आर्टिकल लास्ट में कवर करेंगे। तो पहले चालू करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज़ अ हेड ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है इंडियन स्टेट के हेड है। स्टेट यानी कंट्री, यहाँ रिफ़र कर रहे हैं स्टेट से कंट्री। ठीक है, हियर वी आर रिफरिंग टू द कंट्री। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट इज़ फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया। अगर फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया देखें तो कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक्ट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, प्रेसिडेंट एक्ट एज अ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन। ही इज़ नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड कहा गया है इन्हें। इज़ नॉट द एग्जीक्यूटिव और द रियल हेड। देखो, 2 प्रकार के हेड होते हैं, एक नॉमिनल और एक एग्जीक्यूटिव। यानी नॉमिनल हेड यानी इनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं है हमारे प्रेसिडेंट के पास, इन्हें नॉमिनल पावर दिया गया है। ठीक है, और जो हमारा जो ज़्यादातर काम करता है एग्जीक्यूशन का, वो कौन करता है? PM करते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल कुछ पावर नहीं है, इनको भी कहीं कहीं वीटो दिया गया। वीटो यानी आप ओवर रूल करके किसी डिसीजन को ओवर रूल कर सकते हो, ऐसे पावर भी इनको, लेकिन ये सिचुएशनल है ना, सिचुएशनल है, कंडीशंस के साथ आते हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर, वो हम लोग देखेंगे कि इन सिचुएशन में इन्हें वीटो पावर दी गई है। ठीक है, तो इन्हें नॉमिनल हेड कहा गया। ठीक,
ही इज़ द नॉमिनल हेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इलेक्शन, है ना, या इलेक्टोरल प्रोसीजर देखने वाले हम लोग, ठीक है। तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट होते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। देखो भाई, हम डायरेक्ट किसको वोट देते हैं? एमएलएस को। हम लोग किसको वोट देते हैं? एमएलएस को, ठीक है, और एमपीज़ ऑफ लोकसभा को, ठीक है। ये जो एमएलए हैं, ठीक है, ये लोग किसको सेलेक्ट करते हैं? एमपीज़ ऑफ राज्यसभा। और यही मिल के वोट किसे करते हैं? प्रेसिडेंट को। हम डायरेक्ट तो वोट नहीं करते, हम तो डायरेक्ट वोट नहीं करते ना प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट का जब भी इलेक्शन होता है तो कभी आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप वोट देने गए हैं? नहीं गए हैं। इसीलिए कहा गया है ही इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इनके वोटिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? फॉर अपॉइंटमेंट, पहले इनके अपॉइंटमेंट के लिए कौन कौन करता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी एमपीज़, जिसे हम वोट करते हैं, एमपीज़ ऑफ लोकसभा। राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं। देखो 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा में, 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, विच इज़ नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इन्हें नॉमिनेट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। बट ये वोट नहीं करेंगे। कौन वोट करेगा? राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। फिर आते हैं स्टेट एमएलए के इलेक्टेड मेंबर। जितने भी स्टेट के इलेक्टेड एमएलएज हैं वो वोट करेंगे, प्लस यूटी के दिल्ली और पौंडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। तो ये हमारा बात हो गया इलेक्टोरल कॉलेज का, ठीक है। उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, है ना, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर प्लस राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड। फिर स्टेट एमएलए प्लस यूटी दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। क्यों दिल्ली और पुडुचेरी लिया गया है? क्योंकि ये ही दो ऐसे यूनियन टेरिटरी है जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेचर है, ठीक है, इसलिए ये दोनों यूटी को इन्वॉल्व किया गया। अब बात करते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए। अब इम्पीचमेंट क्या होता है? इम्पीचमेंट यानी रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोजीशन, ठीक है, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम द पोजीशन। बट हम इसे रिमूवल नहीं कहते, जो प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसे इम्पीचमेंट कहा जाता है, ठीक है, इसे इम्पीचमेंट कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स प्लस राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर। अब भाई उनके अपॉइंटमेंट में नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं कर रहे हैं, बट उनके रिमूवल में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनको अपॉइंट कौन किया है? प्रेसिडेंट। अगर ये चाहे नॉमिनेटेड मेंबर तो इनके फेवर में वोट कर सकते हैं कि भाई इन्हें नहीं रिमूव करना चाहिए, तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं वैल्यू ऑफ 1 वोट ऑफ एमएलए। एमएलए के एक वोट का वैल्यू कैसे काउंट किया जाता है? तो एमएलए की बात करें जाए तो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेचर इनटू 1000, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेचर इनटू 1000, 1/1000, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी। तो एमपी के एक वोट का वैल्यू कितना होने वाला है? टोटल वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन पार्लियामेंट। तो भाई टोटल नंबर ऑफ एमएलएस ऑफ ऑल स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्ट होके हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गया हमारा इलेक्टोरल कॉलेज के अपॉइंटमेंट, मतलब पार्टिसिपेशन, अपॉइंटमेंट में कौन पार्टिसिपेट करता है और रिमूवल में कौन पार्टिसिपेट करता है।
अब हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते कैसे हैं। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय सीक्रेट बैलेट। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय सीक्रेट बैलेट। ठीक है, अब ये प्रोसेस भी देखेंगे कि ये कैसे होता है, लेकिन उसके पहले ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट इन इलेक्शन विथ रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, इज़ इंक्वायर्ड एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोल रहा है कि इलेक्टोरल कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट या डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है इलेक्शन से लेके, तो उसको कौन इंक्वायर और डिसाइड करेगा? इट विल बी इंक्वायर्ड एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बट कैनॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेंबर इन इलेक्टोरल प्रोसेस। भाई ठीक है, आप डिस्प्यूट लेके जा सकते हैं इलेक्शन में, लेकिन आप ये नहीं इस बेसिस पे नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट कि भाई सपोज़ हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है, टोटल 700 समथिंग मेंबर्स हैं सपोज़, ठीक है, तो 700 में से सिर्फ 500 लोग ही प्रेजेंट थे वोटिंग के दिन, सारे आने चाहिए। इस बेसिस पे आप नहीं जा सकते वोट करने, मतलब कंप्लेन लेके नहीं जा सकते कि भाई उनके प्रेजेंस को लेकर। ठीक है, अब देखो, अब इसमें डिफरेंस क्या है? ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय सीक्रेट बैलेट, ये अलग क्यों है? हम भी वोट करते हैं, वोटिंग देने जाते हैं, ठीक है। हम जब वोटिंग देने जाते हैं तो हम जब वोट देते हैं तो उसमें सपोज़ एक कैंडिडेट है, ठीक है, उसे जैसे सपोज़ 100 वोटर्स हैं, अगर एक एरिया में ठीक है 100 वोटर्स हैं, ठीक, और वहाँ कैंडिडेट ए को मिले 30 वोट, कैंडिडेट को मिले 20 वोट और कैंडिडेट सी को मिले 5 वोट, और बाकी लोग तो वोट करने ही नहीं गए। ठीक है, टोटल 55 वोटिंग हुआ था परसेंटेज। तो क्या होता है, जिसका भी वोट ज़्यादा है, मैक्सिमम जिसको मिलता है वो जीत जाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल वोटिंग हो गया, नॉर्मल में। बट इसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट के लिए जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है उसमें हमारे पास मेजॉरिटी फिक्स है, मेजॉरिटी परसेंटेज फिक्स है, यानी 50% से ज़्यादा सिक्योर करना है। अगर सपोज़ कोई प्रेसिडेंट के लिए 2 कैंडिडेट है, एक ए है और एक बी है, ए को मिला 44% वोट, बी को मिला 33% वोट, ठीक है ना, और सी को मिला 20% वोट सपोज़। तो यहाँ ए जीतेगा नहीं, यहाँ ए विनर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमें वोट कितना चाहिए, 50% से ऊपर। तो ये क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। आप समझ आए कि हम लोग के नॉर्मल वोटिंग में और इस वोटिंग में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो अब समझ आया आपको ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहाँ क्राइटेरिया फिक्स है आपको 50%। बट हमारा नॉर्मल वोटिंग में क्या होता है, जो भी कैंडिडेट हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम हाईएस्ट सिक्योर करेगा वो इलेक्ट हो जाता है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ आपको अगर आप हाईएस्ट भी मिला है आपको वोट, तो भी आपको 50% से ज़्यादा सिक्योर करना है, यह क्राइटेरिया फिक्स है। ठीक है, तो आपको ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है। अब हम लोग देखते हैं कि ये होगा कैसे आगे। ठीक है, तो अब इसमें होता कैसे है, इसमें ईच मेंबर इज़ गिवन अ सिंगल बैलेट। इसमें आपको बैलेट मिलता है सिंगल। ठीक है, ये सपोज़ ये बैलेट मिला, ठीक है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द प्रेफरेंसेस। मतलब अब आपको मिला, सपोज़ हमारे पास 3 कैंडिडेट है, ए बी और सी। तो आपको डालना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस में आप किसको वोट करते हैं, ए को। सपोज़ सेकंड प्रेफरेंस आप सी को वोट कर रहे हैं और थर्ड प्रेफरेंस आप बी को वोट कर रहे हैं।
ये मेरा वोटिंग है, तो मेरे को सारे नाम प्रेफरेंस में लिखने पड़ेंगे कि मैं किस किस कैंडिडेट को कैसे प्रेफरेंस में जमा रहा हूँ, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर होगा क्या इससे, आइए आगे देखते हैं। देखो अब होगा क्या, एक रफ पेज लेते हैं, पहले समझते हैं फिर अपन इसको रीड करेंगे। ठीक है, ये हमने ले लिया रफ पेज, अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, कैंडिडेट ए है, कैंडिडेट बी है, कैंडिडेट सी है। ठीक है, यहाँ सपोज 3 हमारे पास ए और बी है और हमारे पास 3 वोटर हैं, हमारे पास ऐसे वोटर्स हैं। ठीक है, जिसने पहले प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड डालना है हमको। तो यहाँ ए बी इन्होंने डाला है, ए सी बी इन्होंने डाला है, बी ए सी और इन्होंने डाला है सी बी ए सपोज। ठीक है, अब इनको ऐसे कैंडिडेट हैं 40, ऐसे कैंडिडेट है 30 और ऐसे कैंडिडेट है 30। ठीक है, इसको थोड़ा नंबर चेंज कर लेते हैं हम लोग, 32 और ऐसे कैंडिडेट है 28। ठीक, तो अब ए को कितना, अब देखो फर्स्ट, अब पहले प्रेफरेंस का वोट काउंट होगा। पहले स्टेप में क्या होगा, सबका पहला प्रेफरेंस वोट काउंट होगा। तो पहले में ए को, ए का नाम पहला किसने, कितने लोगों ने लिखा है फर्स्ट प्रेफरेंस में, ए का नाम 40 लोगों ने, तो 40 पहला काउंट कर रहा है ना। 32 लोगों ने पहला क्या लिखा है, बी, तो 32 और सी 28 लोगों ने सी लिखा है, तो ये होगा ये। और ये टोटल कितने होते हैं, 100 हो रहे हैं ना, आप काउंट करके देखिए 100 हो रहे हैं। तो 100 में से हमें मिनिमम कितना चाहिए, 51 चाहिए, 51। तब 51 होगा तब हम लोग बोलेंगे कि कोई इलेक्ट हुआ है। ठीक है, इलेक्ट हुआ है क्या बोलेंगे 51 में। ठीक है, तो भाई अब यहाँ कोई जीत रहा है क्या, इसको हाईएस्ट है, बट ये भी अभी जीते नहीं हैं। क्यों, क्योंकि कितना चाहिए 51। तो अब क्या करेंगे, जब इस केस में मेजॉरिटी नहीं मिलती तो जो लिस्ट है, अब ये सबसे कम की, ये तीनों में सबसे कम कौन है, सी, तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सी वाला जो पर्ची था, जितने लोगों ने सी को पहले नंबर पे लिखा था, ठीक है, ये सी के बाद उन्होंने क्या डाला है, बी, तो ये जो इसका जो सेकंड प्रेफरेंस वोट है, जो लिस्ट है सी का सेकंड प्रेफरेंस वोट है सी वालों का, उसको जोड़ देंगे। सेकंड में किसका नाम लिखा है, बी, तो बी, तो यहाँ 28 डाल देंगे, यहाँ 28 डाल देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अब इसका काउंट कीजिए, 0 और 60, ये होगा 60 और ये होगा 40। तो अब हम लोग को मिल गया विनर। अगर सपोज़ यहाँ पास अभी भी नहीं मिलता, जैसे 3 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो हम लोग फिर थर्ड में जाते। जैसे सपोज़ यहाँ डी रहता तो डी का पहले सेकंड देखते, ठीक है, फिर सेकंड ऐड कर देते, फिर उसके बाद भी नहीं मिलता तो जो सबसे कम रहता, सपोज़ सी सबसे कम है तो सी का फिर थर्ड वाला देखते, ठीक है, सी का सेकंड प्रेफरेंस वोट देखते हैं। तो ऐसे करते 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 हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है हमारा प्रोसेस। ठीक है, आई होप समझ आया होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट ऐसे होता है वोटिंग प्रेसिडेंट के इलेक्शंस का। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए पहला क्या बोला है, इन ए केस अ कैंडिडेट सिक्योर अ रिक्वायर्ड कोटा। अगर वोटिंग काउंट करेंगे, पहला प्रेफरेंस वोट काउंट करेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट इज़ काउंटेड एंड रिक्वायर्ड कोटा इज़ अचीव्ड, तो भाई उसको इलेक्टेड बोल देंगे। अगर 50% अचीव कर गया तो भाई इलेक्टेड। अगर नहीं कर पाते हैं, रिक्वायर्ड कोटा इज़ नॉट अचीव्ड, ठीक है, नॉट सिक्योर अ रिक्वायर्ड कोटा, देन ट्रांसफ़र ऑफ वोट इज़ सेट इन मोशन।
मतलब ट्रांसफ़र करेंगे वोट को, किसका, जिसको सबसे कम वोट मिला है उसका सेकंड प्रेफरेंस वोट को काउंट करेंगे हम, ठीक है। फिर इन केस अगर राउंड 3 में सेकंड प्रेफरेंस फिर नहीं मिलता हमें तो फिर ये कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो यही बताया गया है। In case of doubt and dispute in election, the process of President of India is inquired and decided by the Supreme Court and cannot be challenged on the ground of presence of member in electoral college। यही बताया हमने कि भैया कोई भी डाउट या डिस्प्यूट आ रहा है, अगर किसी को डाउट या डिस्प्यूट कुछ हो रहा है इलेक्शन में प्रेसिडेंट के, तो इसको सॉल्व कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में डिस्प्यूट लेके नहीं जा सकते, किस बेसिस पे, कितने मेंबर कितने प्रेजेंट है उसको लेके, ठीक है। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ सुप्रीम कोर्ट फाइंड एंड डिक्लेयर द इलेक्शन प्रोसेस वॉइड, एनी डिसीजन टेकन बाय द प्रेसिडेंट बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमेन वैलिड इंटैक्ट। अगर सपोज ए इज़ अ प्रेसिडेंट, ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, ठीक है। अब इनके इलेक्शंस को लेके डिस्प्यूट है कुछ, जो गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ है ना मिस्टेक फाइंड की सपोज, और कहा कि ये जो इलेक्शन है ये वॉइड, इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, यानी कैंसिल कर दिया, इसे नहीं मानते, फिर से इलेक्शन करवाया जाएगा। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट ये डिसीज़न देता है तब तक तो ए प्रेसिडेंट बने हुए हैं टिल द टाइम, ठीक है। तो उस समय ये जो भी डिसीज़न लेंगे एज अ प्रेसिडेंट वो मान्य होगा, वो इंटैक्ट रहेगा, ये प्रेसिडेंट से हट भी जाएंगे तो भी डिसीज़न इनके इंटैक्ट रहेंगे जो ये ले चुके हैं, ठीक है। यही बताया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई रीज़न फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बहुत डिस्कस किया गया और क्रिटिसाइज़ किया गया कि जो इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों रखा गया, वाई नॉट डायरेक्ट इलेक्शन, वाई नॉट वी डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट। बहुत लोगों का ये कहना था कि हम डायरेक्टली इलेक्ट क्यों नहीं करते प्रेसिडेंट को, और बहुत लोगों ने ये आइडिया प्रपोज भी किया। उन्होंने कहा कि भाई इनडायरेक्ट इलेक्ट करना अनडेमोक्रेटिक है एंड प्रपोज द आइडिया ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। तो भाई क्यों नहीं किया गया डायरेक्ट इलेक्शन? देखो, पहले तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के पास जितने भी डिसीज़न लेने की पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कस करके लेते हैं। उनके पास कुछ सिचुएशनल है ना, सिचुएशनल वीटो पावर है, लेकिन वो कंडीशनल है, हमेशा नहीं मिलते वो, ठीक है। तो इसलिए ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव तो है नहीं, इनके पास ज़्यादा पावर है नहीं, तो डायरेक्टली इलेक्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। पहला तर्क ये बन दिया गया, ठीक है। सेकंड, डायरेक्ट इलेक्शन जब होते हैं तो आप जानते हो कि बहुत कॉस्टली लगता है ना, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो बहुत बड़ा है, डाइवर्स है ना, और इतने डाइवर्स कंट्री में बार बार इलेक्शन करवाना, इस डायरेक्ट इलेक्शन अपने आप में कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग है, ठीक है। फिर सम मेंबर सजेस्ट दैट पार्टिसिपेशन ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट फॉर द अपॉइंटमेंट। कुछ मेंबर्स का कहना था कि भाई अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट का जो अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन होता है याद कीजिए, अभी पढ़े हम लोग। देखो, MP ऑफ लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर प्लस राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, प्लस MLA इलेक्टेड MLA ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है। तो इनका कहना है कि सिर्फ दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ही रहने चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, स्टेट को क्यों इन्वॉल्व करना, वाई स्टेट, ठीक है, स्टेट शुड नॉट बी इन्वॉल्व, स्टेट MLA। तो भाई ये क्यों किया गया, ये प्रोविज़न क्यों दिया गया? इन केस ऑफ सिंगल मेजॉरिटी, सपोज़ एक पार्टी है जिसे बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी प्रोवाइडेड है, ठीक है, तो भाई उस केस में क्या होगा, पार्लियामेंट में सपोज़ 2 पार्टी है, एक A और एक B और एक C, 3 पार्टी है। A को
फुल मेजॉरिटी है, मतलब सपोज अगर 700 सीट्स हैं टोटल 700 है, तो ए को 500 है, ठीक है, इसको 120 है और इसको 100 है। सपोज 500 से भी ज़्यादा कर देते हैं, इसको 600 है, इसको 70 है, इसको 30 है। तो इस केस में क्या होगा, सिंगल पार्टी डोमिनेंस हो जाएगा, ठीक है। अब जो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट होगा वो तो भाई इस पार्टी के हिसाब से है ना जीत जाएगा, इस पार्टी का ही रिप्रेजेंटेशन, मतलब इनका वोट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए स्टेट को भी इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि स्टेट में अलग अलग पार्टीज़ होती हैं, लोकल पार्टीज़ भी होती हैं, तो स्टेट के एमएलएस जो हैं वो करेंगे ताकि किसी एक पार्टी का डोमिनेंस ना हो। और दूसरा एक चीज़ और है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट का जो पोजीशन होता है वो सभी को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट होल कंट्री। तो कंट्री में सेंटर भी आता है और स्टेट भी आता है। तो भाई स्टेट को जब पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो स्टेट का भी तो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ना, इक्वल रिप्रेजेंटेशन उन्हें भी मिलना चाहिए। तो इन दो कारणों की वजह से प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें एमएलएस को भी इन्वॉल्व किया गया। तो आई होप हमें समझ आ गया कि हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट क्यों होता है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वालिफिकेशन फॉर प्रेसिडेंट। हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन के बारे में क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है। तो पहले तो आप सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, यू शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। सेकेंड, यू मस्ट बी कंप्लीटेड द एज ऑफ 35। देखो 35 एज होना चाहिए नहीं बोल रहे हैं, 35 कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ही मस्ट बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज अ लोकसभा मेंबर, मतलब आपके पास लोकसभा मेंबर के पोजीशन में इलेक्ट होने का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट सब्सक्राइब 50 प्रपोजल एंड सपोर्ट ऑफ 50 इलेक्टोरल, मतलब आपको ऐसे 50, देखो 50 का इतना आसान नहीं है प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना। क्यों? क्योंकि आपको 50 जो पार्लियामेंट में 50 मेंबर आपको प्रपोज़ करने चाहिए कि हम आपके सपोर्ट करने चाहिए कि भाई हम प्रपोज़ करते हैं कि ये जो कैंडिडेट है वो प्रेसिडेंट होना चाहिए, वो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट के लिए खड़े होना चाहिए। ऐसे 50 लोग आपको सपोर्ट करेंगे, प्रपोज़ करेंगे, ठीक है। और 50 इलेक्टोरल मेंबर्स जो प्रपोज़ल के अलावा, ठीक है, ये 50 इलेक्टोरल और प्रपोज़ल सेम नहीं होना चाहिए, और 50 लोग आपको वोट करने के लिए रेडी हैं इलेक्टोरल, ठीक है। तो इस कंडीशन पे आप प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। फिर अगर आप कैंडिडेट है ना, आपको प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफाई कब होंगे, यू हैव टू मेक द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 इन आरबीआई में आपको इसके अलावा 15,000 रुपये जमा करवाने होंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट में। और ये डिपॉजिट आपको तभी मिलेगा जब आप 1/6 ऑफ द टोटल वोट आप सिक्योर करोगे। अगर सपोज 4 कैंडिडेट हैं, उनमें से 2 लोग अगर 1/6 ऑफ टोटल वोट सिक्योर नहीं कर पाए तो उन्हें 15,000 रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो आपको प्रेसिडेंट के लिए 15,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट, 50 प्रपोजल एंड 50 इलेक्टोरल सपोर्ट में चाहिए। उसके अलावा क्या क्वालिफिकेशन है, पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, सेकेंड आप 35 ईयर्स कंप्लीट कर लेने चाहिए, ठीक है। थर्ड, ही मस्ट एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा मेंबर एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, होल्ड नहीं करने चाहिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स है, अगर आपको इलेक्ट होना है तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 कंप्लीट होना कंपलसरी है, और म्यूनसिपालिटी और पंचायत इलेक्शन के लिए आपको 20 ईयर्स कंप्लीट करना ज़रूरी है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपको 35 ईयर्स कंप्लीट होना कंपलसरी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ओथ और अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो याद कीजिए, मैंने शेड्यूल्स जब पढ़ाया था, आपको शेड्यूल बताया था, तो शेड्यूल में, ठीक है, शेड्यूल्स में कौन सा शेड्यूल, 3 से
ट्री में हम लोग क्या लेते हैं, वेब सीरीज़ में देखे हुए ओथ लेते हैं ना, ओथ। तो सभी के ओथ एंड अफर्मेशन दिए गए हैं, जितने पीएम के दिए गए हैं, ठीक है। किसके किसके दिए हैं, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के वो दिए हुए हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दिए हुए हैं, हाई कोर्ट के जजेस के दिए हैं, कैग के दिए हैं, ठीक है। तो सारे ओथ एंड अफर्मेशन दिए हैं। बट दो पोजीशन ऐसे हैं, 2 पोस्ट ऐसे हैं, एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट। ये दोनों का जो ओथ एंड अफर्मेशन है वो आर्टिकल में दिया गया है, शेड्यूल में नहीं। इनका आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है, हमारे शेड्यूल में नहीं, ठीक है। देखिए बहुत सारी चीज़ें प्रीवियस चीज़ों से लिंक्ड है। अगर आपने प्रीवियस शेड्यूल्स नहीं देखा है, ठीक है ना, तो आपको यहाँ कनेक्ट नहीं हो पाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारा जो शेड्यूल 3 है उसमें ओथ एंड अफर्मेशन दिए गए हैं, ठीक है, अलग अलग एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के, ठीक है, उसके अलावा जुडिशरी के, कैग के। लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का उसमें नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो हमारे आर्टिकल में प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हैज़, अब देखते हैं, प्रेसिडेंट हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब द ओथ बिफोर एंटरिंग टू हिज ऑफिस। मतलब प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस में ओथ लेकर ही एंटर करना है, विदाउट ओथ आप एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखते हैं, टू फेथफुली एग्जीक्यूट हिज ऑफिस, पहला तो है टू फेथफुली एग्जीक्यूट हिज ऑफिस, टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, एंड थर्ड टू डिवोट हिमसेल्फ फॉर द सर्विस एंड द वेलबींग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो एक जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का डिफेंड करने का, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट करने का ओथ लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्या लेते हैं, डिवोट हिमसेल्फ फॉर द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये 3 कंडीशंस हैं ओथ एंड अफर्मेशन जो हमारे प्रेसिडेंट लेते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रेसिडेंट ओथ, जो प्रेसिडेंट को ओथ लेवाता कौन है, तो वो लेवाते हैं CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंस है, अगर सपोज़ ये किसी काम में बिज़ी हैं और नहीं आ पा रहे हैं, इन द केस, ऐसा होता नहीं है बट कभी अगर नहीं आ पा रहे, फॉर इंस्टेंस, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। कुछ कंडीशंस हैं जो प्रेसिडेंट के लिए लागू होते हैं। तो वो क्या क्या कंडीशंस हैं, ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। भाई वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए पार्लियामेंट के, पहला कंडीशन ये है। अगर वो इलेक्ट हो गए प्रेसिडेंट के लिए तो उन्हें किसी भी मेंबर, पार्लियामेंट का मेंबर वो नहीं हो सकते प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है, एक कंडीशन ये। दूसरा, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं करने चाहिए, ठीक है। ही इज़ एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट एंड यूज़ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस एंड एमोल्यूमेंट्स, ठीक है। तो भाई देखो इसमें बोल रहा है कि ही इज़ एंटाइटल्ड टू एमोल्यूमेंट्स, ठीक है। ये क्या है, यानी जितने भी इनको अलाउंसेस मिलते हैं, इनको जो सुविधाएं मिलती हैं वो ये यूज़ कर सकते हैं, और बिना रेंट पे किए ये ऑफिशियल रेसिडेंस यूज़ कर सकते हैं। ये कंडीशन बताया गया है, ठीक है। ये थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ये बताया गया। अब फिर बोला गया कि ही इज़ एंटाइटल्ड टू एमोल्यूमेंट और अलाउंसेस प्रिविलेज एज में प्रेस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट। मतलब उनको सारे अलाउंसेस मिलेंगे और जितने भी प्रिविलेजेस, मतलब जो भी बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे जो पार्लियामेंट डिस्क्राइब किया है, ठीक है। यानी पार्लियामेंट में डिसाइड होता है कि क्या क्या फैसिलिटीज़, अलाउंसेस और एमोल्यूमेंट्स, है ना, बेनिफिट्स जो है प्रेसिडेंट को दिए जाएंगे, वो पार्लियामेंट से पास होता है। तो जो पास हुआ रहेगा वो सारे इन्हें मिलेंगे। हिज अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। अब सपोज़ पार्लियामेंट, जैसे अभी प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना है, सपोज़ 5 साल वो प्रेसिडेंट रहते हैं हमारे यहाँ कंट्री में, 5 साल रहते हैं जनरली, ये आगे देखेंगे हम लोग। बट पार्लियामेंट ने
इनका 3 ईयर कंप्लीट हुआ है और पार्लियामेंट ने पास किया कि भाई सपोज़ ऐसे तो होता नहीं है बट इनका कुछ अलाउंसेस एक कम किए, मतलब वो पहले नीड था अब उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके जगह कुछ नया लाए। तो ये कह रहा है कि जब तक इनका 5 साल कंप्लीट नहीं होता तब तक ये इन पे लागू नहीं होगा। ठीक है, जो उन्हें मिल रहा है वो मिलते रहेगा, वो नए नेक्स्ट वाले से अप्लाई होगा। ठीक है, 2018 में 1.5 लाख जो प्रेसिडेंट का पेमेंट हुआ करता था उसको बढ़ाकर 5 लाख किया गया और ऑफिस रिलेटेड परचेज के लिए 20,000 और बहुत सारे वेरियस मिलते हैं उन्हें बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो क्या क्या कंडीशंस हैं? पहले तो वो कोई भी हाउस, पार्लियामेंट के हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करने चाहिए। थर्ड क्या है कि भाई वो बिना रेंट पे किए अपने ऑफिशियल रेसिडेंस यूज़ कर सकते हैं, अलाउंसेस एमोल्यूमेंट उन्हें मिलेगा, जो भी एमोल्यूमेंट और उन्हें अलाउंसेस सारे मिलेंगे जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, और उनका जो अलाउंसेस है उनके टर्म ऑफ ऑफिस के ड्यूरिंग आप डिमिनिश यानी ख़त्म नहीं कर सकते, जो है वो 5 साल चलेगा और पार्लियामेंट ने कुछ डिसीजन लिया तो वो फिर नेक्स्ट प्रेसिडेंट से आपको लागू होगा। ठीक है, फिर इसके अलावा इन्हें इम्यूनिटी मिलती है। इम्यूनिटी यानी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं बोले ना, तो ये इम्यूनिटी वही है, ये इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं। इन पे क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो जब तक पोजीशन पे बैठे हुए हैं, वो जब तक एज अ प्रेसिडेंट, सपोज़ ए कोई पर्सन है वो प्रेसिडेंट बना है, तो जब तक ए प्रेसिडेंट है आप उस पर क्रिमिनल केस नहीं कर सकते, ये प्रोटेक्टेड है क्रिमिनल केस से। ठीक है, आप नहीं कर सकते। पहले इनको आपको प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटाना पड़ेगा, तब आप इन पे कोई क्रिमिनल केसेस चला सकते हैं। ठीक है, सेकंड सिविल केस। सिविल केस अगर आपको करना है, सपोज़ कोई सिविल केस करना है प्रेसिडेंट पे, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें 2 मंथ प्रायर नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, तब उसके बाद आप कोई सिविल केस करोगे। लेकिन सिविल केस में भी ये डिटेन या अरेस्ट नहीं किए जा सकते। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं किसी भी केस में आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते या डिटेन नहीं कर सकते अंटिल वो जब तक प्रेसिडेंट बने हुए हैं। पहले उन्हें प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटाना पड़ेगा, उसके बाद आप कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट तो हमारे जो प्रेसिडेंट हो वो कितने भी एनी नंबर ऑफ टाइम रीअपॉइंट हो सकते हैं। ही कैन बी रीअपॉइंटमेंट एनी नंबर ऑफ टाइम, बट यूएसए में मैक्सिमम 2 बार ही अपॉइंट किए जा सकते हैं। जैसे कि बराक ओबामा, देखे होगे 2 टर्म हुआ उसके बाद फिर वो नहीं आए, है ना। शायद हो सकता तीसरे बार होते तो जीत जाते, मतलब पता नहीं, बोल नहीं सकते। वैसे ही जैसे हमारे ट्रम्प जी हैं अभी करंट, ठीक है, तो ये ट्रम्प जी जो हैं अभी लगे हुए हैं पीस मेकिंग के लिए। इतना पीस मेकिंग के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ठीक है, ये चाहते हैं कि इन्हें ऑनर मिल जाए, क्योंकि ये लास्ट टाइम इलेक्ट हो रहे हैं, है ना, लास्ट टाइम इलेक्ट होंगे, तो शायद ये एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पहले एक बार ये इलेक्ट हो चुके हैं, ये सेकंड टाइम है उनका, तो यूएसए में कोई 2 टाइम से ज़्यादा प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हो सकता, बट हमारे यहाँ कितने भी बार बन सकते हैं। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो रेजिग्नेशन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, दोनों एक दूसरे को रेजिग्नेशन, मतलब अगर प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना है तो किसको देंगे अपना रेजिग्नेशन? वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट को किसी को रिज़ाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट को। जैसे कि अभी आप जानते हैं जगदीप धनखड़ जी, है ना, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने करंट में अपना रेजिग्नेशन दिया, तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट किया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो यही है बात है। और हमारे प्रेसिडेंट को अगर रिज़ाइन करना रहता तो वो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट। भाई टेन्योर जो हमारा जनरल टेन्योर है प्रेसिडेंट का वो कितना है? 5 साल है, 5 साल। लेकिन
ये ज़रूरी 5 साल, हमेशा 5 साल ही बोलेंगे क्या? 5 साल तो जनरल टेन्योर है, टेन्योर कितना 5 साल, लेकिन ये 5 साल से पहले भी ख़त्म हो सकता है। कैसे? अगर अनटाइमली डेथ हो गई या प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दिया तो 5 साल से पहले ख़त्म हो जाएगा। 5 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर इमरजेंसी लगा हुआ है या इलेक्शन डिले हो गया तो 5 साल से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। बट जनरल जो है हमारा 5 साल है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अभी हमने देखा था कि इम्पीचमेंट में कौन कौन भाग लेता है। कौन कौन लेता है? लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर और एमएलए ऑफ ऑल स्टेट। नहीं, लोकसभा के इलेक्टेड और राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर। ये देखिए, अभी हमने देखा था जस्ट, ये देखिए, ठीक है। यहाँ स्टेट को शामिल नहीं किया जाता है इम्पीचमेंट के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन में होता है लोगों को। तो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक। अब जो प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है उसे इम्पीचमेंट कहते हैं। ये सिर्फ प्रेसिडेंट के रिमूवल को कहा जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट मोशन। बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट मोशन, आपको पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट मोशन लाना पड़ेगा फॉर, और किस कंडीशन पे हो सकता है? फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल, अपने किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का वायलेशन कर रहे हैं प्रेसिडेंट, उसी बेसिस पे किया जा सकता है। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है इसे डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है, मतलब लिखा नहीं गया है, ठीक है। उसके लिए आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का सेंस, किस सेंस पे लिखा गया है, किन कंडीशंस पे लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली जो था उसका डिस्कशन देख के आपको थोड़ा समझ आएगा कि किस बेसिस पे किया गया है, ठीक है। बट उसे कहीं प्रॉपर लिखा नहीं गया कि व्हाट इज़ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब जो इम्पीचमेंट मोशन है वो कैसे लाया जा सकता है? वो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। हमारे पास 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। हमारे पास 2 हाउसेस होते हैं, तो इनमें से किसी भी हाउस में मोशन लाया जा सकता है फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन मिनिमम 1/4 ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है। सपोज हमारे लोकसभा में फॉर इंस्टेंट 400 मेंबर हैं, तो 1/4 कितने होंगे? 100 लोग सपोर्ट करने चाहिए, तब ये बिल को इंट्रोड्यूस या मोशन को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है। अब ये इंट्रोड्यूस होने के 14 दिन पहले नोटिस दे के बताना पड़ेगा। ये जो इम्पीचमेंट मोशन लाने वाले हो उसको आपको 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जब आएगा तो इसे दोनों हाउसेस से, चाहे लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में, सपोज़ लोकसभा में लाया गया तो दोनों हाउसेस से इसे 2/3 है ना, 2/3 ऑफ टोटल इलेक्टेड मेंबर, टोटल मेंबर के 2/3 है ना, 2/3 जो है मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा, 2/3 मेजॉरिटी से, ठीक है। तब जाके कहीं ये इम्पीचमेंट मोशन पास होगा। प्रेसिडेंट को राइट है अपीयर होने का। अपीयर यानी वो वहाँ अटेंड रह सकते हैं जब उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया जा रहा है ना, और रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और जो ये प्रोसेस होता है ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है। रिमूवल इट्स काइंड ऑफ पनिशमेंट, इसलिए ये जो प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है? क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया गया है ना, कोई प्रेसिडेंट हमारे यहाँ अभी तक ऐसे फील नहीं किया गया सिचुएशन कि किसी प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन है? हम सिर्फ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पे
उनको इम्पीचमेंट मोशन के ला सकते हैं। अब इम्पीचमेंट मोशन लाने के लिए एनी हाउसेस किसी भी हाउस पे ला सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, लेकिन मिनिमम 1/4 मेजॉरिटी का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा इम्पीचमेंट मोशन लाने के। उसके बाद फिर दोनों हाउसेस से उसे 2/3 ऑफ टोटल इलेक्टेड मेंबर के मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा दोनों हाउसेस से, तब जाके किसी प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। और जब इम्पीचमेंट मोशन लाया जाए तब प्रेसिडेंट हैज़ अ राइट टू अपीयर, है ना, उन्हें राइट है अपीयर होने का, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं वेकेंट यानी वैकेंसी किस केस में प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी किस केस के कारण आ सकती है, ठीक है। वेकेंट कब हो सकता है, खाली कब हो सकता है प्रेसिडेंट की ऑफिस, अगर टेन्योर एक्सपायरी हो गया उस केस में वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। इलेक्शन डिले हो गया, टेन्योर एक्सपायरी हो गया। रेजिग्नेशन से आप वैकेंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस को, ठीक है। इम्पीचमेंट करके, है ना, इम्पीचमेंट से भी खाली हो जाएगा प्रेसिडेंट के ऑफिस, ठीक है। अगर अनटाइमली डेथ हो गई प्रेसिडेंट की, ठीक है, और किसी कारण डिस्क्वालिफिकेशन प्रूव होता है प्रेसिडेंट का, तो उस केस में, इन 5 केसेस में वेकेंट हो सकता है प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है। व्हेन द वैकेंसी इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ सिटिंग प्रेसिडेंट, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपीरेशन ऑफ द टर्म। यानी ये बोल रहा है कि अगर प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो ख़त्म होने वाला है, सपोज़ उनके जो 5 साल है वो कंप्लीट होने वाले हैं, तो इस कंप्लीट होने के पहले इलेक्शन कंडक्ट करवाना है ताकि वैकेंसी ना रहे, ठीक है। अगर रेजिग्नेशन होता है तो रेजिग्नेशन अगर रिज़ाइन कर दिए वाइस प्रेसिडेंट को, है ना, वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देते हैं, तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो है, वो प्रेसिडेंट के पोजीशन पे, है ना, एक्ट करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट माना जाएगा, ठीक है, जब तक इलेक्शन नहीं होता। और इलेक्शन विदिन 6 मंथ कराना कंपलसरी है, ठीक है। अगर सपोज़ अनटाइमली वाइस प्रेसिडेंट का भी अगर सीट जो है, ऑफिस है, वो वैकेंट हो जाता है या उनकी अनटाइमली डेथ हो जाती है ना, उस केस में कौन बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट बनेंगे, वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, ठीक है। जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं वही प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो प्रेसिडेंट सपोज जैसे देखो, अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन किए तो कौन बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट क्या बनेंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट का अगर रिज़ाइन कर दिया या उनकी अनटाइमली डेथ हो गई या किसी रीज़न से रिज़ाइन कर दिया तो कौन बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। अब फॉर सम रीज़न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी किसी कारण से, है ना, रिज़ाइन कर देते हैं, है ना, प्रेसिडेंट के पोजीशन को, या उनकी अनटाइमली डेथ हो जाती है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कब हुआ है, ऐसा कभी हुआ है क्या केस, सपोज़ जैसे प्रेसिडेंट जब रिज़ाइन कर दिए तो वाइस प्रेसिडेंट बने, और वाइस प्रेसिडेंट भी जब रिज़ाइन कर दिए तो चीफ जस्टिस कौन बनता है, CJI। तो ऐसा कोई केस हुआ है क्या इंडिया में, तो इसका सही आंसर है हुआ है। तो कौन हुए हैं, 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे हमारे, ठीक है, 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिदायतुल्लाह जी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, जो छत्तीसगढ़ के थे, ठीक है, CG के थे, और इन्हीं के नाम पे हमारे रायपुर के लॉ कॉलेज का नाम रखा गया है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट एक्ट किए थे, एज अ प्रेसिडेंट ये एक्ट किए थे कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो ये एक केस हुआ है। अब यहाँ हम लोग ये वीडियो पे एंड करते हैं यहाँ वीडियो को, ठीक है। लेकिन एंड करने से पहले हम लोग आर्टिकल्स देखेंगे,
प्रेसिडेंट के, अभी एंड नहीं कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। उसमें हम लोग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी प्रोविजंस, वीटो पावर, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सारे हम लोग पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी हम लोग कवर करने वाले हैं क्या, आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन आर्टिकल्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से आर्टिकल। हम लोग 2 सेकेंड आर्टिकल्स आगे आएंगे। तो यहाँ है आर्टिकल्स। आर्टिकल नंबर 52 से हमारा स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारा 51A क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ था। उसके बाद 52 है ना, पार्ट 5 52 से स्टार्ट हो रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। ठीक है, 54 क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल नंबर 53 क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इट इन दी प्रेसिडेंट, उससे रिलेटेड है। 54 है इलेक्शन। 55 है मैनर ऑफ इलेक्शन। 56 है टर्म ऑफ इलेक्शन, टर्म ऑफ ऑफिस सॉरी। 57 है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। ठीक है, 58 है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और 59 है कैंडिडेट ऑफ कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, थोड़ा सा क्या है, मैंने जल्दी में लिखा तो थोड़ा सा क्या राइटिंग बिगड़ जाती है कई बार, है ना। 60 है ओथ। 61 है इम्पीचमेंट प्रोसेस। एंड 62 है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, 65 है वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। 71 है मैटर रिलेटेड टू इलेक्शन। 72 है पार्डनिंग पावर। 74 है एक्सरसाइजिंग ऑफ पावर विथ एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पीएम। ये पावर्स में हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम ना पहले यहीं तक देखते हैं। हम लोग देखने वाले हैं 71 तक देखते हैं। ये जो 72 से है ना, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट देखेंगे उसमें ये सारे आगे के आर्टिकल कवर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। तो 52 क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 53 क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। ठीक, 53। 54 क्या है, अब भाई प्रेसिडेंट है, उसको पावर दी है तो उसको इलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर 55 इलेक्शन करना है तो इलेक्शन का मैनर क्या होगा, मैनर ऑफ इलेक्शन। ठीक है, फिर 56 भाई इलेक्शन मैनर बता दिए तो भाई ऑफिस भी बताना पड़ेगा, टर्म क्या रहेगा। 57 है री इलेक्शन का बताना पड़ेगा कि कितने बार रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। 58 8 से क्वालिफ़िकेशन, 8 से क्वालिफ़िकेशन। देखो 8 और क्यू थोड़ा 8 जैसे ही बनता है क्यू, तो 8 और क्वालिफ़िकेशन हम लोग जोड़ सकते हैं। 59 है कंडीशन। 9 फाइन, फाइन कब लगेगा, जब कंडीशन आप पूरा नहीं करोगे। 60 अब देखो ओ से ओथ, ओ से है ना, तो इसको 60 को मैच कर लेना। 1 से 1 जो है 61, 1 आई जैसे बनता है तो इससे इम्पीचमेंट कर लेना। ठीक है, 62 में टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी। ठीक है, फिर 65 जो है वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। और 71 जो है मैटर रिलेटेड टू द इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट देखता है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो एक बार हम फिर जल्दी से याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि आर्टिकल्स को तो 52 में क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, फिर प्रेसिडेंट हम लोग बता दिए, फिर उनके एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन बता देंगे, यूनियन में उनकी पोजीशन ऑफ पावर क्या रहेगी। फिर 54 क्या आएगा भाई, अब प्रेसिडेंट के पावर बता दिए तो उनके इलेक्शन है ना, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कौन पार्टिसिपेट करेगा। फिर उनके इलेक्शन का मैनर क्या होगा 55 में।
फिर 56 में हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्शन की बात कर दी। अब हम लोग क्या बात करेंगे, उनके टर्म ऑफ ऑफिस, तो उनका ऑफिस भी तो सेटअप करना पड़ेगा। फिर 57 में क्या बताएंगे हम लोग, रीअपॉइंटमेंट, है ना, री इलेक्शन के लिए रीअपॉइंटमेंट या री इलेक्शन के बारे में बताएंगे 57 में। 58 जो है क्यू जैसे बनता है, तो क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 59 में 9 से फाइन, तो कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 60 से ओ से ओथ, 0 से ओथ। 61 से 1 से आई, इम्पीचमेंट, ठीक है। 2 से टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस टू फिल वैकेंसी, और 65 में वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट, और फिर 71 में जो भी मैटर रहेगा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से, वो सुप्रीम कोर्ट लुक आफ्टर करेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करने वाले हैं। आगे के जो आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ठीक है, और जो उसके प्रेसिडेंट के पावर हैं उनके, वो देखेंगे, और साथ ही साथ हम आर्टिकल कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।